हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम इमरजेंसी के प्रोविज़न को समझेंगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि आप मेरी जुडिशरी की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, कुशांग मित्तल्स जुडिशरी क्लासेस। यहाँ पे प्री एज वेल एज़ मेंस दोनों की तैयारी करते हैं और ये हमारी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं। तो आप घर पे बैठ के अब अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो और इसके लिए आपको फर्दर डिटेल्स चाहिए तो आप 7531000390 पे व्हाट्सएप कर सकते हो। इसकी ड्यूरेशन अराउंड 12 to 13 मंथ्स रहती है, जिसके अंदर हम अपने मेजर और माइनर एक्ट्स दोनों ख़त्म करते हैं, लैंग्वेज के पेपर को ख़त्म करते हैं और स्टैटिक जीके को कवर करते हैं। और यहाँ पे प्री और मेंस दोनों की तैयारी हम साथ साथ करते हुए चलते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, इसके अलावा इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो @कुशांग कैम के ऊपर, और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हो। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, एमरजेंसी के। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसके अंदर हमें तीन तरीके के प्रोविज़न्स मिलते हैं, 3 काइंड्स ऑफ प्रोविज़न्स मिलते हैं एमरजेंसी के, जो कि कौन कौन से आर्टिकल के अंदर डिस्कस है। सबसे पहले हमें प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी मिलती है आर्टिकल 352 के अंदर। दूसरी हमें मिलती है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट आर्टिकल 356 के अंदर। और तीसरी हमें मिलती है फाइनेंशियल एमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 360 में कवर होती है। तो ये 3 आर्टिकल्स हैं जिससे कि एमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाता है एक कंट्री के अंदर। तो ये आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 के अंदर हमें ये चीज़ दी गई है। अब यहाँ पे हमारा एक अमेंडमेंट हुआ था, 44th अमेंडमेंट हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसके अंदर ये बोला गया था कि जो प्रेसिडेंट हैं वो प्रोक्लेमेशन कर सकते हैं, मतलब कि एमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं, इसकी प्रोक्लेमेशन कर सकते हैं जब उनको राइटिंग के अंदर ये डिसीजन मिल जाए, किससे? कैबिनेट से, यूनियन कैबिनेट से। तो ये 44th अमेंडमेंट में बोला गया था कि प्रेसिडेंट कैन मेक अ प्रोक्लेमेशन डिक्लेयरिंग एमरजेंसी ओनली when he receives in writing the decision of the union cabinet to this effect। तो जब उनको यूनियन कैबिनेट का ये डिसीजन मिलेगा राइटिंग के अंदर, तभी वो एमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। यूनियन कैबिनेट जिसके अंदर जितने मिनिस्टर्स होते हैं और प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये सब इंक्लूडेड होते हैं। तो उनका रिटन डिसीजन जब प्रेसिडेंट को दिया जाएगा, तब ये फाइनेंशियल एमरजेंसी डिक्लेयर की जाएगी। और इसी 44th अमेंडमेंट के बाद ये जो प्रोक्लेमेशन थी, एमरजेंसी की जो प्रोक्लेमेशन थी, ये कब इशू हो सकती थी, किस किस ग्राउंड्स के ऊपर हो सकती थी, ये हमारे 3 ग्राउंड्स बता दिए गए। कौन कौन से? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। की अगर लड़ाई हो जाती है, एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाता है, या फिर कोई भी आर्म रिबेलियन हो जाता है। तो अब ये ज़रूरी नहीं होता कि ये चीज़ें एक्चुअल में हो, इससे पहले भी अगर ऐसी सिचुएशन लगती है तो ये चीज़ डिक्लेयर की जा सकती है कि एक्चुअल अक्रेंस ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन इज़ नॉट अ कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर द इशुएंस ऑफ अ प्रोक्लेमेशन। कि पहले ये होना प्रेसिडेंट, मतलब कि जब होगा तभी ये करना ज़रूरी नहीं है, एमरजेंसी डिक्लेयर करना ज़रूरी नहीं है। सच प्रोक्लेमेशन मे बी मेड बाय द प्रेसिडेंट इवन बिफोर द एक्चुअल अक्रेंस। कि जब असलियत में वो चीज़ होगी, वॉर होगी, एक्सटर्नल एग्रेशन होगा या आर्म रिबेलियन होगी, उससे पहले भी जो प्रेसिडेंट है वो एमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। और जब प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो जाते हैं कि उनके ऊपर एक डेंजर है, मतलब कंट्री के ऊपर एक डेंजर है, इमिनिएंट डेंजर है कि वॉर हो सकती है या एक्सटर्नल एग्रेशन हो सकता है या आर्म रिबेलियन हो सकता है, तो वो आर्टिकल 352 के क्लॉज 1 के अंदर एमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं। फॉर कॉन्टीन्यूस ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 6 मंथ। अब ये जो होता है कि कितने टाइम के लिए की जाती है, 6 मंथ्स के लिए की जाती है। अब 6 मंथ से अगर आगे कंटिन्यू करनी होती है तो दोनों ही हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए होती है। बिना उनकी अप्रूवल के आगे इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो जब भी ये अप्रूव होगा दोनों हाउसेज से, तो इसकी जो प्रोक्लेमेशन की जो एमरजेंसी की ड्यूरेशन है वो 6 मंथ्स के लिए और बढ़ा दी जाएगी। फिर 6 मंथ बाद दोबारा आपको परमिशन लेनी होगी, अप्रूवल लेनी होगी बोथ हाउसेस की, फिर से इसकी जो पीरियड है वो 6 मंथ्स के लिए इंक्रीज़ हो जाएगा। अब ड्यूरेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी के अंदर क्या बताया गया विद अप्रूवल, जो कि आर्टिकल 352 के क्लॉज 5 के अंदर बोला गया है। तो ये बोलता है कि जब हमारी 44th अमेंडमेंट हुई थी, उसके बाद जब 1978 के अंदर हमारी 44th अमेंडमेंट हुई, उसके बाद तो जो भी डिक्लेरेशन है हमारी, जो भी प्रोक्लेमेशन की जाएगी एमरजेंसी को डिक्लेयर करने के लिए, वो उसके अंदर हमें क्या ज़रूरत होगी, हमें दोनों हाउसेस की अप्रूवल चाहिए होगी विद इन 1 मंथ ऑफ द डेट ऑफ सच प्रोक्लेमेशन। की जब भी प्रोक्लेमेशन की, जैसे प्रेसिडेंट ने अगर एक तारीख को ये प्रोक्लेमेशन की, तो इसके विद इन 1 मंथ उनको दोनों हाउसेस की क्या लेनी होगी, अप्रूवल लेनी होगी, उनसे अप्रूव करानी होगी ये एमरजेंसी।
अ प्रोक्लेमेशन सो अप्रूव बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट शैल रिमेन इन फोर्स फॉर 6 मंथ। और फिर वो जैसे वही मैंने आपको पहले बात बताई थी कि 6 मंथ के लिए फिर ये एनफोर्समेंट के अंदर रहेंगी जिस दिन से वो अप्रूवल मिली है दोनों हाउसेज की। From the date of such approval are passed by the two houses on different date. The period of 6 months would run from the date of the passing of the लेटर ऑफ द रेजोल्यूशन। अब मान लो कि एक, अब दोनों हाउसेस तो ऐसा हो नहीं सकता कि, या हो भी सकता है ऐसा कि एक ही डेट पे अप्रूवल दे, जैसे 3 तारीख को अगर उन्होंने अप्रूवल दी और एक ने मान लो 4 तारीख को अप्रूवल दी, अपर हाउस ने 3 को दी, लोअर हाउस ने 4 को दी, तो दोनों में से जिसने लेटर दिया है उस डेट से 6 मंथ्स को कैलकुलेट किया जाएगा। फिर यही चीज़ आती है कि 44th अमेंडमेंट के बाद therefore a proclamation of emergency as well as its periodical extension every 6 months is required to be approved by resolution passed in each house of parliament। तो ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको दोनों हाउसेज से अप्रूवल लेनी होगी by the majority of the total membership of that house। और वहाँ पे जो अप्रूवल लोगे वो कैसे लोगे, जैसे एक अप्रूवल ली जाती है मेजॉरिटी से, उसी तरीके से ली जाएगी। और वो मेजॉरिटी कितनी होनी चाहिए, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो जितने भी लोग प्रेजेंट है, अगर मान लो 200 लोग प्रेजेंट है या 180 लोग प्रेजेंट है, तो उसके जितने 2/3 की आपको मेजॉरिटी चाहिए होगी जो वोटिंग करने की कैपेबल है, उनकी 2/3 की आपको मेजॉरिटी चाहिए होगी ईच हाउस के अंदर, तो आपकी वो एमरजेंसी पास्ड मानी जाएगी, प्रोक्लेमेशन डिक्लेरेशन आपकी पास्ड मानी जाएगी। अब आगे आते हैं, अगर मान लो कि स्टेट की जो मशीनरी है वो उसकी फेलियर हो जाती है, तो आर्टिकल 356 और आर्टिकल 357 के अंदर हमें देता है इसके बारे में। तो आर्टिकल 356 एंड 357 प्रोवाइड फॉर अ मीटिंग अ सिचुएशन अराइजिंग फ्रॉम द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन अ स्टेट। जैसे मान लो एक पर्टिकुलर स्टेट है, यूपी है या वेस्ट बंगाल है या महाराष्ट्र है। अब ऐसा क्या होता है कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो जाता है कि गवर्नमेंट जो है सही से काम नहीं कर रही होती, स्टेट गवर्नमेंट। तो वहाँ पे अगर इस तरीके की सिचुएशन अराइज होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है कि गवर्नमेंट सही से नहीं हो पा रही, तो फिर वहाँ पे भी एज़ पर आर्टिकल 356 एंड 357 इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए जो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हुआ है उसके लिए इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। If the president on receipt of report from the governor of state or otherwise is satisfied that the situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provisions of the constitution, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट को सेटिस्फाई करना पड़ता है इस बात के लिए कि या तो गवर्नर उसके लिए रिपोर्ट दे, या वैसे अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो जाते हैं कि जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो अपना काम सही से नहीं कर पा रही कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से, तो जो प्रेसिडेंट है वो एमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं। और एमरजेंसी प्रोक्लेम क्या करेंगे, वो ये बातें बता रहा है कि एज्यूम टू हिमसेल्फ फॉर ऑल और एनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब सारे के सारे फंक्शंस किसके पास आ जाएंगे, उस स्टेट पर्टिकुलर स्टेट के प्रेसिडेंट के पास आ जाएंगे। और द पावर्स ऑफ द गवर्नर और एनी बॉडी और अथॉरिटी इन द स्टेट अदर देन द स्टेट लेजिस्लेचर। तो इसके अलावा जितनी भी पावर्स हैं वो किसके पास आ जाएंगी, प्रेसिडेंट के पास आ जाएंगी। जितने भी फंक्शंस हो गए स्टेट गवर्नमेंट के, जितनी भी पावर्स हो गई गवर्नर की, कोई भी बॉडी है, अथॉरिटी है, सारी पावर्स प्रेसिडेंट के पास आ जाएंगी। दूसरी चीज़, डिक्लेयर दैट द पावर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आर टू बी एक्सरसाइज बाय पार्लियामेंट। अब जो भी नॉर्मली अगर जो वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर काम कर रही थी, अब वो कौन करेगी, पार्लियामेंट करेगी। ये चीज़ डिक्लेयर की जा सकती है प्रेसिडेंट के द्वारा। जैसे स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, वो लॉ स्टेट लेजिस्लेचर ना बना के पार्लियामेंट बनाएगी। तीसरी चीज़, मेक सच इंसिडेंटल प्रोविजंस एज मे अपीयर टू हिम टू बी नेसेसरी और डिज़ायरेबल फॉर गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द प्रोक्लेमेशन। और इसके अलावा जो भी चीज़ें ठीक लगेंगी उनको, मतलब इस जो उन्होंने प्रोक्लेमेशन किया उसके प्रोविजंस को ठीक करने के लिए, तो वो चीज़ें करेंगे वो। द प्रेसिडेंट मे इवन सस्पेंड इन होल और इन पार्ट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू एनी बॉडी और अथॉरिटी इन द स्टेट। तो ये पावर भी है कि पूरे के पूरे तरीके से या किसी पार्ट के अंदर भी वो जो हमारे पावर्स हैं किसी भी अथॉरिटी की, उनको सस्पेंड कर सकते हैं, और वो सारी पावर्स प्रेसिडेंट के पास आ जाएंगी। आर्टिकल 356 क्लॉज 1 यहाँ पे बोल रहे हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंट है उनके पास कौन सी पावर नहीं आएंगी, एज्यूम द पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की पावर नहीं आएंगी क्योंकि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी तीनों अपने आप में इंडिपेंडेंट है। और टू सस्पेंड एनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पर्टेनिंग टू प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 356(1)। इसके अलावा कोई भी चीज़ जो है वो उनके हाथ में नहीं आएगी या वो उसको एज्यूम नहीं करेंगे। और फिर इस प्रोक्लेमेशन को कैसे हटा सकते हैं, बाद में रिवोक कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन से। आर्टिकल 356(2) ये हमें बात बोलता है। फिर ये जो हर एक जो भी प्रोक्लेमेशन की जाएगी, ये जो स्टेट के अंदर प्रोक्लेमेशन की जा रही है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो गया, मशीनरी फेल हो गई आर्टिकल 356(1) के हिसाब से, इज़ टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब ये वाली जो प्रोक्लेमेशन है ये भी आपको दोनों ही हाउसेस के सामने रखनी होगी पार्लियामेंट के अंदर।
एंड इट सीजेस टू ऑपरेट एक्सेप्ट द वन विच रिवोक्स द अर्लियर वन आफ्टर 2 months, और ये 2 महीने के लिए रहेगी अनलेस इन द मीनिंग इट हैज़ बीन अप्रूव बाय रेजोल्यूशन बाय बोथ द हाउसेज। तो एक बार इन्हें 2 months के लिए की जाएगी और फिर उसके बाद दोबारा से आपको बोथ हाउसेज की परमिशन लेनी होगी, अप्रूवल लेनी होगी, फिर आपकी दोबारा से 2 months के लिए एक्सटेंड हो जाएगी। तो पहले जो थी हमारी वो 6 months की थी, ये 2 months की हो रही है। The normal operative period for a proclamation is 6 months from the last of the days on which the House passes the resolution approving the same। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये जो है मैक्सिमम हमारी 6 महीने के लिए होगी। मतलब कि अगर हम ये 356(1) को पढ़े, इसके अंदर इसने हमें क्या बोला था कि एवरी प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 356(1) इज़ टू बी लेड बिफोर ईच हाउस, कि हमें हर एक हाउस के सामने रखनी होगी। एंड इट सीजेस टू ऑपरेट आफ्टर 2 months, की जैसे पिछले वाली क्या थी 6 month की थी हमारी, लेकिन पहले उसके 1 month के अंदर अंदर आपको अप्रूवल लेनी थी। तो यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि 2 month के अंदर अंदर आपको अप्रूवल लेनी है। जैसे वहाँ पे 6 month और 1 month वाली बात थी, यहाँ पे 2 month और 6 month वाली बात है कि आप 2 महीने तक बिना किसी अप्रूवल के अपनी ये चीज़ कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे भी सेम पीरियड है 6 month का, तो ये भी 6 month का पीरियड है, ये भी 6 month का पीरियड है। वहाँ पे 1 month था, यहाँ 2 month है। The life of the proclamation may be extended by 6 months each time by both the houses, और यहाँ पे भी 6 month का आप उसको बार बार बढ़ा सकते हो अगर दोनों हाउसेज अपनी अप्रूवल देते हैं। No House of Parliament is to pass a resolution approving continuance of such proclamation beyond 1 year unless the following 2 conditions are satisfied, कि आप मैक्सिमम 2 बारी 6 महीने बढ़ा सकते हो। उससे ज़्यादा अगर आपको बढ़ाना है, मतलब 1 साल से ज़्यादा अपनी प्रोक्लेमेशन या एमरजेंसी बढ़ानी है, तो उसके लिए 2 कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। वो 2 कंडीशंस क्या हैं? देयर इज़ अ प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, की पहले से ही जो हमारी आर्टिकल 352 की प्रोक्लेमेशन है वो रखी है कंट्री के अंदर, पूरे के पूरे इंडिया के अंदर, या फिर कंसर्न स्टेट के अंदर, या पार्ट ऑफ द स्टेट के अंदर। तो या तो ये वाली कंडीशन होगी 352 की इमरजेंसी भी डिक्लेयर हो रखी हो, और दूसरी चीज़ की जो इलेक्शन कमीशन है वो सर्टिफाई करे कंटिन्यूएंस इन फोर्स ऑफ द प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 356 ड्यूरिंग द पीरियड स्पेसिफाइड इन सच रेजोल्यूशन, की जो इलेक्शन कमीशन है अगर वो इस चीज़ को सर्टिफाई करता है कि 6 महीने प्लस 6 महीने मतलब 1 साल से ज़्यादा इस प्रोक्लेमेशन को कंटिन्यू करना है, तो वहाँ पे किया जा सकता है इन नेसेसिटी ऑन अकाउंट ऑफ डिफ़िकल्टीज़ इन होल्डिंग जनरल इलेक्शंस। अगर वो कहते हैं कि यहाँ पे जनरल इलेक्शंस करने में बहुत मुश्किल हो रही है, तो फिर वो 1 ईयर से ज़्यादा भी वहाँ पे 356 वाली प्रोक्लेमेशन एमरजेंसी जो है रहेगी, डिक्लेयर रहेगी। अदरवाइज़ 2 टर्म 6 months के होंगे, उससे ज़्यादा आप किसी स्टेट के अंदर एमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये 2 बातें अगर होंगी तो फिर 1 ईयर से ज़्यादा आप कर सकते हो। The effect of the clause is that normally a proclamation under Article 356 remains force in a state for 1 year at the most, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 साल के लिए मैक्सिमम रहती है। But under special circumstances mentioned above, it can remain in force up to 3 years, और special conditions के अंदर जब ये 2 conditions पूरी होती है तो आप उसको 3 years तक extend कर सकते हो। अंडर आर्टिकल 356(1) द प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन अ रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर। अब आर्टिकल 356(1) के अंदर जब कोई प्रेसिडेंट एमरजेंसी डिक्लेयर करता है तो किसकी रिपोर्ट के ऊपर बिलीव करता है? जो गवर्नर ने दी है। जैसे हमारी कंट्री के अंदर प्रेसिडेंट होते हैं, ऐसे ही स्टेट के गवर्नर होते हैं। और इन द इन्फॉर्मेशन रिसीव अदरवाइज, या फिर और किसी तरीके से अगर उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है प्रेसिडेंट को, तो उस बेसिस पे भी वो स्टेट के अंदर एमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं। इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट आर्टिकल 355 इम्पोज एन ऑब्लिगेशन अपॉन center to ensure that each state government is carried on in accordance with the constitution, and article 356 is designed to strengthen the hands of the center to discharge this obligation and to protect a state। तो सिंपल सी बात है, the framers of the constitution felt it necessary not to bind the center to act under article 356 merely on the governor's report। तो यहाँ पे सिर्फ गवर्नर्स रिपोर्ट पे ना सेंटर काम करे, इसलिए उनके हाथ बांधे नहीं गए सेंटर के। A situation may develop in a state when though the governor may not make a report, the center may yet feel the intervention has become necessary। तो उनको लगता है कि अभी गवर्नर रिपोर्ट नहीं दे रहा, फिर भी ज़रूरत है, तो फिर अपनी मर्जी से भी सेंटर कर सकती है अपनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे। When a proclamation under Article 356(1) declares that the powers of the state legislature are to be exercised by or under the authority of Parliament, Parliament can then confer on the President the power of the state legislature to make laws। तो ये जो पार्लियामेंट आप क्या बोल सकती है, जब पार्लियामेंट के पास पावर आ गई कि स्टेट लेजिस्लेचर का वो काम करे, तो पार्लियामेंट कैन देन कन्फर ऑन द प्रेसिडेंट, कि वो प्रेसिडेंट को बोल सकते हैं कि वो स्टेट लेजिस्लेचर का काम करें, उनके लिए लॉज बनाएं।
The president may also be authorized by parliament to delegate the powers so conferred on him to any other authority specified by him subject to such conditions as may impose. अब ये जो पार्लियामेंट ने प्रेसिडेंट को काम करने के लिए बोला था, प्रेसिडेंट इसको भी डेलीगेट कर सकते हैं उन अथॉरिटीज़ को जो कि किसी भी अथॉरिटी को कर सकते हैं जो कि स्पेसिफाइड की गई हैं इस बिहाफ पे उनके ही द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। आर्टिकल 357(1)(a) के अंदर ये बात लिखी गई है। अब क्वेश्चन होता है व्हेन इज़ आर्टिकल 356 इन्वोक्ड, तो क्या ग्राउंड्स होते हैं, मतलब एक तरीके से कि क्या ग्राउंड्स होते हैं जिन बेसिस पे यहाँ पे आर्टिकल 356 इन्वोक किया जाता है या फिर उसकी इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। तो यहाँ पे जब हम पढ़ें द फ्रेज द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रही, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रही। आर्टिकल 356(1) में ये बात लिखी हुई है। हैज़ इनडेफिनाइट कॉनोटेशंस, अब इसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट में अराइज बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स, अब इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कि क्यों स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल पा रही। दीज फैक्टर्स आर डाइवर्स एंड इम्पॉन्डरेबल, नेवरथलेस some situations of the breakdown of the constitutional machinery. Reading article 355 and 356 together, जब हम इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं, it can be argued plausibly that the constitutional machinery breaks down in the state when the government indulges in corruption. अब इस तरीके की अगर सिचुएशन होती है तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी सही से काम नहीं कर रही। A very dramatic इन्वोकेशन ऑफ आर्टिकल 356 अकर्ड इन 1977। अब यहाँ पे एक बता रहा है कि जब 1977 के अंदर इस तरीके से आर्टिकल 356 को इन्वोक किया गया था इन जनरल इलेक्शंस हेल्ड फॉर द लोकसभा इन 1977 आफ्टर द रिवोकेशन ऑफ द एमरजेंसी इम्पोज इन 1975। मतलब कि जब 1975 की 372 वाली इमरजेंसी हटी थी, उसके बाद जब लोकसभा के इलेक्शन थे 1977 के, तो आर्टिकल 356 इम्प्लीमेंट किया गया था। अब वो कैसे किया था? पीपल गेव वेंट टू देयर एंगर अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ एमरजेंसी, इसके अगेंस्ट लोगों ने अपना जो भी वोट वगैरह किया था फिर इसके अगेंस्ट किया था जो इमरजेंसी लगी थी। ऑन December 6, 1992 द राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट स्ट्रक्चर वॉज डिमोलिश्ड बाय द वॉलंटियर्स ऑफ द बीजेपी एंड इट्स सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्सिक्वेंटली द बीजेपी गवर्नमेंट इन द स्टेट ऑफ यूपी रिज़ाइन, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी स्टेट ऑफ यूपी में, जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उन्होंने आर्टिकल 356 लगाया और ऑल्सो डिसमिस द बीजेपी गवर्नमेंट्स इन मध्य प्रदेश, और साथ साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, यहाँ सब की भी जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी वो डिसॉल्व कर दी द असेंबलीज देयर इन एंड इशूड प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 356(1। तो उस वक्त पे भी जब 1992 का इस तरीके का बाबरी मस्जिद इंसिडेंट हुआ था तो तब भी इन जगहों पे आर्टिकल 356(1 को इम्पोज कर दिया गया था इन स्टेट्स के अंदर। दिस स्टेप टेकन बाय द सेंटर वॉज सपोर्टेड बाय ऑल द अपोजिशन पार्टीज़ इन पार्लियामेंट एक्सेप्ट द बीजेपी ऑफ कोर्स, क्योंकि बीजेपी तो खुद ही इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व थी, तो बाकी सारी जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ थी उन्होंने इस तरीके की जो इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी इस चीज़ को सपोर्ट किया था। द पर्पस ऑफ आर्टिकल 356 इज दैट द सेंटर कैन टेक रेमेडियल एक्शन टू पुट द स्टेट गवर्नमेंट बैक ऑन इट्स प्लेस सो दैट इट कैन फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए सेंटर को जो है ज़्यादा पावर दी गई कि जो स्टेट है वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन ढंग से नहीं चल रहा तो वहाँ पे उनको कॉन्स्टिट्यूशन सिखाया जाएगी आपको किस तरीके से काम करना है। अब इसकी जस्टिफिबिलिटी क्या है कि क्यों ये सही है आर्टिकल 356? फ्रॉम टाइम टू टाइम अटेम्प्ट हैव बीन मेड टू ब्रिंग द मैटर ऑफ इन्वोकेशन ऑफ आर्टिकल 356(1) बिफोर द कोर्ट्स ऑफ द स्क्रूटनी बट सच अटेम्प्ट्स हैव नॉट सक्सीडेड। तो बार बार ये चीज़ें लाई गई हैं कोर्ट्स के सामने भी। इन 1968 द एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा चैलेंज द एक्शन ऑफ द सेंटर थ्रू अ रिट पिटीशन बट द हाई कोर्ट डिसमिस द सेम फॉर द फॉलोइंग रीज़न। अब इस तरीके की चीज़ जब हरियाणा में हुई थी 1968 में, तो उन चीफ मिनिस्टर ने हाई कोर्ट के सामने पिटीशन लगाई थी और हाई कोर्ट ने उनकी वो पिटीशन डिसमिस कर दी थी इन रीजंस की वजह से। क्या क्या बोला हाई कोर्ट ने? द कोर्ट कैन नॉट गो इन टू द वैलिडिटी और लीगलिटी और प्रोप्राइटी ऑफ द प्रोक्लेमेशन बिकॉज द प्रेसिडेंट हैड इशूड द सेम इन परसुएंस ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स। ये कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि प्रेसिडेंट ये काम कर रहा है और प्रेसिडेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो कि उसको आर्टिकल 356 देता है उसको यूज़ करके कर रहा है, तो उसके अंदर कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। विच इज़ नॉट एन एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द यूनियन एंड द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ इज़ नॉट अ एमिनिएबल टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट इन द व्यू ऑफ आर्टिकल 356। तो जो प्रेसिडेंट है वो इसके अंदर नहीं आते, वो कोर्ट को आंसरेबल नहीं होंगे इसके अंदर, वो अपनी पावर को यूज़ करके एमरजेंसी डिक्लेयर कर रहे हैं।
द कंसिडरेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन हैज़ बीन स्पेसिफिकली वेस्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन द पार्लियामेंट एंड दिस एक्सक्लूड्स द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। तो ये जो चीज़ है ये पर्टिकुलरली किसको दी गई है, प्रेसिडेंट को दी गई है, और पार्लियामेंट ने जो भी हमारा बनाया था जब कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे जो जुरिसडिक्शन है कोर्ट्स की वो एक्सक्लूड होती है, इसके अंदर कोर्ट जो है कुछ नहीं कर सकते। Regarding the arguments of Malafide against the Home Minister, the court held that it could not inquire into the advice given by him to the President in view of Article 74, Article 2। मतलब कि इसके जो होम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को इस तरीके की साथ जो भी बात की थी, मेलाफाइड बात की थी, उसके लिए भी जो हमारा कोर्ट है वो कुछ भी इन्वॉल्व उसके अंदर नहीं हो सकता आर्टिकल 74 क्लॉज 2 को फॉलो करते हुए। फिर द कंक्लूजन रीच बाय द गवर्नर इन हिज रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी क्वेश्चन इन द कोर्ट एज दोज आर मैटर्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट। अब जो बात गवर्नर ने उनको रिपोर्ट दी, तो रिपोर्ट के बेसिस पे प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट को डिसीजन लेना है, इसके अंदर कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, कोर्ट उसके अंदर नहीं जा सकता। द कोर्ट हैज़ नो जुरिसडिक्शन टू रिक्वायर द डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन, और ना ही वो प्रेसिडेंट से पूछ सकता है कि आप किस बेसिस पे सेटिस्फाई हुए थे इस एमरजेंसी को डिक्लेयर करने के लिए। तो इन बेसिस पे वो एमरजेंसी जो के अगेंस्ट जब रिट पिटीशन लगाई थी हरियाणा के एक्स चीफ मिनिस्टर ने, तो वो रिट पिटीशन डिसमिस कर दी थी। अब यहाँ पे वर्ड यूज़ होता है सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, कि जो भी रिपोर्ट आई है, इन्फॉर्मेशन आई, उससे जो प्रेसिडेंट है वो सेटिस्फाई हो जाने चाहिए, तब वो एमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं। द सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 356 एंड द बेसिस देयर ऑफ आर सब्जेक्टिव एंड आर नॉट सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो ये अपने आप में एक सब्जेक्टिव है, वो अपने हिसाब से सेटिस्फाई होंगे, ये कभी भी जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं आएगा कि वो क्यों कैसे कोर्ट के सामने आके प्रूव करें कि वो क्यों इसके अंदर सेटिस्फाई हुए थे। अब स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ प्रेसिडेंट एक्शन अंडर आर्टिकल 361, अब हम जुडिशियल रिव्यू का स्कोप देखते हैं। तो क्लॉज 5 ऑफ 356 जो आर्टिकल है 38 अमेंडमेंट के अंदर जो आया था, इसके अंदर बोला इन 1975 द 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस क्लॉज 5 इन आर्टिकल 356 बारिंग जुडिशियल रिव्यू ऑफ प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 356। तो यहाँ पे इसको बार कर दिया था कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो नहीं हो सकता प्रोक्लेमेशन का, जो आर्टिकल 356 के अंदर जुडिशियल प्रोक्लेमेशन की जाएगी। द क्लॉज मेड प्रेसिडेंशियल सेटिस्फेक्शन टू इशू प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 356(1) एज फाइनल एंड कंक्लूसिव। तो वो अपने आप में क्या होगा, फाइनल एंड कंक्लूसिव होगा, विच शैल नॉट बी द क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड। दिस क्लॉज वॉज हाउस एवर विड्रॉन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, जिसको यहाँ पे विड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे अभी हम इतना ही देखते हैं। बाकी अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और आपको अगर क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, क्लासेस के लिए पूछ सकते हैं, आपको जो भी डाउट हो वो भी पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही।